हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा समुद्रयान मिशन के बारे में। देन हम बात करेंगे एक इंडेक्स के बारे में, एक रिपोर्ट के बारे में, जो कि इंडिया की स्टेट ऑफ एजुकेशन को डील कर रही है। एंड मोस्टली जो 12th क्लास के नीचे के बच्चे हैं, उनके एनरोलमेंट, किस तरह के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूडाइस रिपोर्ट उससे डील करेगी। देन एजिंग पॉपुलेशन रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। आइए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। समुद्रयान, इंडिया एक्वानॉट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी। देखो, ये बात है 2021 की, जब यूनियन कैबिनेट ने 5 साल के लिए 4,000 करोड़ का एक बजट पास किया। पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को कि आप एक ऐसा शिप तैयार कीजिए, एक ऐसा, आप कह सकते हैं कि जैसे हमने स्पेस शिप डिजाइन किया था, एक ऐसा समुद्रयान डिजाइन कीजिए जिससे हम समुद्र को एक्सप्लोर कर सकें। एंड इसमें हमारा फोकस है कि हम समुद्रयान को 6,000 मीटर डेप्थ तक लेके जा सकें। अब रिसेंटली दो इंडियन एक्वानॉट जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक प्रिपरेटरी डाइव लगाई थी अटलांटिक ओशन के अंदर, एक फ्रेंच वेसल के थ्रू। इससे कहीं ना कहीं इंडिया की रेडीनेस पता लगती है कि भाई इंडिया इस एलिट ग्रुप में आने वाला है, जहां पर यूएस, रशिया, चाइना, जापान और फ्रांस के पास ऐसी कैपेबिलिटी है डीप सी एक्सप्लोरेशन की। अब इंडिया भी उसको ज्वाइन कर सकता है। अब इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करना जो अंडर वाटर ऑपरेट कर सके। यानी चाहे आप रोबोटिक्स की बात करो, सबमर्सिबल्स की बात करो, या डीप सी माइनिंग सिस्टम की बात करो, इन सब में सक्षम हो। देन क्लाइमेट साइंस को हम समझ पाएंगे, ओशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम सर्विसेज बेटर प्रोवाइड कर पाएंगे, जैसे मॉनसून की वेरिएबिलिटी, साइक्लोन एंड लॉन्ग टर्म क्लाइमेट ट्रेंड्स को हम समझ पाएंगे। तीसरी मेजर चीज आएगी कि आप, जैसे रिसोर्सेज यहां पर बहुत सारे हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हम जिनके लिए डिपेंडेंट है अभी चाइना के ऊपर, हम उनको एक्सप्लोर कर पाएंगे। इवन एनर्जी के लिए भी ये एरिया काफी बेनिफिशियल हो सकता है। देन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपको हेल्प मिलेगी, डीप सी आप इकोसिस्टम को समझ पाओगे। देन एनर्जी एंड फ्रेश वाटर की बात की जाए तो डेफिनेटली इसमें भी आपको कहीं ना कहीं रिसर्च टेक्नोलॉजी आप बिल्ड कर पाएंगे। एंड आप एडवांस मरीन स्टेशन को बिल्ड कर पाएंगे, जो बायोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग इंडेवर में आपको हेल्प करेगा। अब देखो, इसमें मेजर कंपोनेंट क्या है? पहले तो हमने माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करनी, ओशन क्लाइमेट सर्विसेज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, डीप सी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक्सप्लोरेशन करनी है, डीप सी रिसोर्सेज के लिए सर्वे कंडक्ट करने हैं, ओशन एनर्जी एंड डीसैलिनेशन, मतलब जो नमकीन पानी है, खारा पानी है, उसे फ्रेश वाटर में टेक्नोलॉजी मतलब चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करेंगे। देन मरीन बायोलॉजिकल स्टेशन हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे। अभी ये टेक्नोलॉजी फिलहाल चाइना, यूएस, रशिया, जापान और फ्रांस के पास है। बट कहीं ना कहीं अगर हम इस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर लेते हैं तो इंडिया की ब्लू इकोनॉमी को काफी बेनिफिट मिलेगा। एंड जो एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट के थ्रू हम उसको भी अचीव कर पाएंगे। मिनरल सिक्योरिटी मिल पाएगी हमें, खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स की बात की जाए। एंड बायोडाइवर्सिटी को बेटर वे में हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को। एंड इसमें ये कोऑर्डिनेट कर रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि एक चेन्नई बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इस मिशन की रहेगी 12 घंटे की, बट 96 आवर का इमरजेंसी बैकअप इसमें रहेगा, लाइफ सपोर्ट रहेगा। जो नॉर्मल आपके रेडियो वेव्स हैं वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं करती हैं, तो अकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम हम बिल्ड करेंगे एंड नेविगेशन सिस्टम को हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे। अब जैसा मैंने आपको कहा कि भाई हमारे को रेयर अर्थ मिनरल्स मिलेंगे, तो यहाँ पर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में कोबाल्ट, निकल, मैग्नीशियम और बाकी और बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गैस हाइड्रेट्स एंड इवन थर्मल एनर्जी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लाइव स्टॉक की बात करें या लाइवलीहुड की बात करें, सॉरी लाइव स्टॉक नहीं, लाइवलीहुड की बात करें, फूड की बात करें, तो यहाँ पे आप फिशरीज और एक्वाकल्चर को और बेटर वे में रिसर्च के साथ प्रमोट कर सकते हैं। आप साइंटिफिक एडवांसमेंट कर सकते हैं, खासकर जो ओशन से रिलेटेड हमारी जो अभी नॉलेज है बहुत छोटी है, तो आप उसको वास्ट करके क्लाइमेट चेंज को समझ सकते हैं। एंड मोर ओवर चाइना का जो इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहा है, आप उसको काउंटर करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे आपको कुछ चैलेंजेस हैं, एक्सट्रीम प्रेशर रहेगा, तो कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं वेसल के, जैसा कि आपने रिसेंटली एक देखा भी होगा, जो लाइक एक एक्सप्लोरेशन जा रही थी टाइटैनिक शिप को देखने के लिए, उसमें एक एक्सप्लोजन हुआ था।
वैसे एक प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मटेरियल का भी एक कंस्ट्रेन है, टाइटेनियम का अलॉय आप यूज कर सकते हो, बाकी जो है वो लाइक इस पे वर्क नहीं करेंगे, तो यहाँ पर ये रेयर है और एक्सपेंसिव है काफी सारा। देन लाइफ सपोर्ट के लिए ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना एक बड़ा चैलेंज रहेगा। कम्युनिकेशन, क्योंकि रेडियो वेव यहाँ पर वर्क नहीं करती है, तो कॉस्टिक कम्युनिकेशन को डेवलप करना अपने आप में एक चैलेंजिंग रहेगा, बहुत बड़ी एक कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व रहेगी। एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न ये है कि माइनिंग के कारण बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लॉस आ सकता है, एंड ह्यूमन इंक्लूड होंगे तो ह्यूमन के रिगार्डिंग भी कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम मिल सकती है, लाइक कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी इसके असर पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिपोर्ट एंड इंडाइसेस में हम यूडाइस 2024-25 की रिपोर्ट के बारे में बात। बहुत सारा डाटा है, पहले हम कुछ हाइलाइट्स को समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ अच्छी चीजें ये हैं कि डिजिटल एक्सेस इंप्रूव हुआ है, चाहे कंप्यूटर फैसिलिटीज की बात करें, इंटरनेट एक्सेस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, हैंड वॉश फैसिलिटी, ये सब आपके इंप्रूव हुए हैं। इवन रैंप विद हैंड रेलिंग भी आपके काफी सारे स्कूल्स में देखने को मिला है, एंड लाइब्रेरी भी देखने को मिली है। बट यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिली है। जैसे अगर आप इस साइड आएंगे तो आपका एनरोलमेंट रेट जो है, एनरोलमेंट रेट में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। देखो एनरोलमेंट रेट में क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है, जैसे टोटल स्कूल में एनरोलमेंट हुई है आपकी 24 करोड़ के आसपास लोगों, 24.69, बट ये पिछले सालों के मुकाबले में थोड़ा कम रहा है। पहले 24.8 हुआ करती थी, उससे थोड़ा नीचे गया है। फाउंडेशनल एंड प्रिपरेटरी स्टेज में आपको फिर से नंबर थोड़ा अजीब देखने को मिला। पहले कहीं ना कहीं 12 करोड़ के आसपास बच्चे एनरोल होते थे, अब 11.84 करोड़ के आसपास हुए, यहां पर भी डिक्लाइन देखने को मिला। मिड लेवल पे आपको इंक्रीज देखने को मिला, सेकेंडरी लेवल पे आपको इंक्रीज देखने को मिला, एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा आपको ड्रॉप आउट देखने को मिला है, जो कि 1.61 करोड़ के आसपास है। तो मतलब एनरोलमेंट घटी है, रिटेंशन इंक्रीज हुई है। अब इसका मतलब है कि कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली है। कहते हैं दो मेजर फैक्टर हो सकते हैं, एक तो फर्टिलिटी रेट आपका ड्रॉप किया, एंड मोर ओवर प्राइवेट सेक्टर को, यानी प्राइवेट स्कूल्स को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कहते हैं स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो सिंगल टीचर स्कूल अभी कम हो गए हैं। देन जीरो एनरोलमेंट स्कूल, ये भी आपके 38% से डिक्लाइन करें। फीमेल टीचर की परसेंटेज इंक्रीज हुई है। गर्ल एनरोलमेंट की भी रेशियो यहां पर थोड़ी सी स्लाइट इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली है। अब रिटेंशन की बात करें तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल सभी में इंक्रीज करी है, एंड काफी अच्छा रहा है वो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो मिड लेवल पे 90% रहा है, पहले से इंप्रूव हुआ है। सेकेंडरी लेवल पे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बट अभी और बेटर कर सकते हैं, बिकॉज सेकेंडरी लेवल पे अगर हम बात करें तो ड्रॉप आउट रेट अभी भी 8% के आसपास आपको देखने को मिलता है। मिडिल लेवल पे अगर हम बात करें, रिटेंशन इंप्रूव हुई है, बट स्टिल 3.5% के आसपास ड्रॉप आउट रेट आपको अभी भी देखने को मिलता है। एंड प्रिपरेटरी स्कूल में भी सेम आपको ड्रॉप आउट रेट काफी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं वैसे यहाँ पर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो की अगर हम बात करें, पहली बार टीचर की जो नंबर्स हैं 1 करोड़ के ऊपर चला गया, तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में टीचर टू स्टूडेंट रेशियो 10 की है, प्रिपरेटरी में 13 की है, मिडिल स्कूल 17 एंड सेकेंडरी स्कूल 21। तो कहीं ना कहीं वो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 1:30 की रेशियो थी, हम उससे काफी बेटर यहाँ पर कर रहे हैं। अब नेगेटिव ट्रेंड जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो मे बी डेमोग्राफिक शिफ्ट की वजह से देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि टीचर्स अच्छे हुए, ड्रॉप आउट एंड रिटेंशन में हमने अपना इंप्रूवमेंट दिखाया, ट्रांजिशन रेट जो है वो काफी इंप्रूव हुआ है कि भैया बच्चे एंड तक 12वीं तक पढ़ रहे हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एक्सेस, इंक्लूसिविटी इंप्रूव हुई है, एंड टीचर्स एंड स्टूडेंट की जो रेशियो है, फीमेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंप्रूव हुआ है। तो ये चीजें कुछ आपकी यहाँ पर पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि ये यूडाइस जो है का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये प्राइमरी स्कूल से 12वीं तक का डाटा आपको प्रोवाइड करता है। 2018 में इसको स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ट्रांजिशन एंड ड्रॉप आउट रेट, जेंडर पैरिटी एंड डिजिटल एक्सेस, इन सब चीजों को ये आपका प्रोवाइड करता है डाटा। एंड इसमें आप ये मान के चलो कि इंडिया का लार्जेस्ट डाटा बेस है, जो कि पॉलिसी बनाने में आपकी हेल्प करता है एक एविडेंस के बेसिस पे कि किस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है आपका ओवरऑल, एंड आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अभी हम बात करेंगे एल्डरली वुमेन्स के रिगार्डिंग।
देखो ये आप जीएस पेपर 1 से टॉपिक रिलेट कर सकते हैं। प्री में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में इंपॉर्टेंट है। देखो अभी एक इंडियन एजिंग रिपोर्ट आई है 2023 की, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया रैपिडली एज करने वाला है। 20% इसकी पॉपुलेशन इंडिया की 60 प्लस होने वाली है 2050 में। तो कहते हैं कि इसमें एक जेंडर गैप है। क्या जेंडर गैप है? वुमेन आउटलिव करती है मेन को अप्रोक्सीमेटली 2.7 ईयर से, एंड 25% इनकी लाइफ जो है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी हेल्थ क्राइसिस से जूझ रही हो। तो कहते हैं कि भाई अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, हायर लाइक प्रोपोर्शन अपनी लाइफ का ये कहीं ना कहीं पुअर हेल्थ में रहती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, सोशल डिपेंडेंसी है, इसकी वजह से आने वाले समय में इनके लिए केयर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट रहेगी, एंड ये कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा। अब केयर इकोनॉमी क्या होता है? यहाँ पर आपका ऑल पेड एंड अनपेड एक्टिविटी इसमें इंक्लूड होती है, जिसमें केयर गिविंग इंक्लूडेड हो। चाहे एल्डरली की बात करें, चाइल्ड की बात करें, हेल्थ एंड नर्सिंग की बात करें, या होम बेस्ड केयर की बात करें। बट ये कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है एंड इनविजुअल है। जीडीपी में इसका कोई रोल नहीं है, इसको कोई कैलकुलेट नहीं करता है। तो बोथ केयर गिवर एंड केयर रिसीवर, यहां पर आप अगर देखेंगे तो इनकी दोनों की वर्नेबिलिटी रहती है। वुमेन स्पेशली अगर हम बात करें जो एल्डरली सेक्शन में आती है, तो उनके ऊपर ज्यादा इसका असर पड़ता है। कहते हैं कि भाई अभी हमें क्या करना होगा? तो कहते हैं कि भाई देखो 2050 तक 20% पॉपुलेशन आपकी यहाँ पर होगी, एंड 60% वुमेन्स की अगर हम बात करें कोई पर्सनल इनकम नहीं है। 20% वुमेन ऐसी हैं जो मेडिकल एक्सपेंसेस उनके लाइक लाइक 20% वुमेन ऐसी हैं जो अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर सकते हैं। एंड डिजिटल डिवाइड है, जिसकी वजह से वो टेलीमेडिसिन या डिजिटल डिवाइसेस का यूज नहीं कर पाते। एंड मोर ओवर एक में से एक महिला 10 में से ऐसी हैं जो डिप्रेसिव सिम्टम शो करती हैं। कहते हैं कि भाई ज्यादातर अगर आप मोनोपोज के बाद की बात करें 48 की एज के बाद, तो यहाँ पर अर्थराइटिस, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम्स फीमेल में आपको देखने को मिल जाती है। कहते हैं कि भाई देखो अगर आप इसमें इंप्रूव करोगे तो आप एसडीजी गोल 3 एंड एसडीजी गोल 5 को कहीं ना कहीं प्रमोट कर पाओगे। एंड अभी हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो इंक्लूसिव हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करे, यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट आप प्रोवाइड कर सकें, एंड जो प्रमोट करे केयर इकोनॉमी एल्डरलीज। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आई होप आपको डिस्कशन पसंद आई हो। डिस्कशन पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर से दबाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।